नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात लेकर आपके बीच में आया हूं, जो खबरों में कम रहती है, थोड़ी जटिल है, कुछ लोगों को समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं आपके सामने उसको ठीक से खुलासा करूं। हुआ यह है कि देश के जो आदिवासी इलाके हैं उनमें उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं वहाँ पर आदिवासियों को खास अधिकार देने के लिए संविधान में छठी अनुसूची बनाई गई है। संविधान की छठी अनुसूची के तहत उत्तर पूर्व के राज्यों में आदिवासियों को कुछ ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जो देश में दूसरी जगह नहीं मिले हुए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, देश के दूसरे जो मैदानी राज्य हैं, बाकी प्रदेश जितने हैं, यहाँ के आदिवासियों को भी एक खास अधिकार देने के लिए संविधान में 5वीं अनुसूची बनाई गई है, जिनमें इन इलाकों को अलग से अधिकार दिए गए। ये संविधान बना तभी से चले आ रहा है ये। अब हुआ ये कि इसके बाद में एक पेशा कानून बनाया गया भारत में, जो पंचायतों के लिए था, जो आदिवासी इलाकों की पंचायतों के लिए था, जहाँ पे 5वीं अनुसूची है खासकर वहाँ पे। इनमें राज्यों को अपने अपने नियम बनाने के लिए थोड़ी सी इजाज़त दी गई थी। तो हुआ ये कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों के लिए जो पेशा कानून बना है, इसके बारे में हमने बहुत सारे आदिवासी नेताओं से बात की है, जानकार लोगों से बात की है। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने पिछले बरस जो पेशा कानून यहाँ पे बनाया है, उसमें आदिवासियों के अधिकारों को एकदम ही डाइल्यूट कर दिया है। उसमें अफसरों को फिर बाप बनाकर आदिवासियों के ऊपर बिठा दिया गया है, ऐसा उनका कहना है। ऐसे में मुझको कल बड़ी खुशी हुई जब मैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम को देख रहा था। मध्य प्रदेश में भी चुनाव छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम इसके साथ साथ हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस की महासचिव भी हैं, सोनिया गांधी की बेटी हैं, कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली जिसको कहते हैं, प्रथम परिवार, उसकी सदस्य हैं, 3 लोगों में से एक हैं वो। उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस की गारंटी दी। अब ये छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये पूरे देश में अभी चल रहा है। छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल आते हैं, वो केजरीवाल की गारंटी, ऐसा कार्यक्रम रहता है, पोस्टर बैनर लगते हैं, केजरीवाल की गारंटी, अपने पार्टी की तरफ से 10 गारंटी देकर जाते हैं। अभी मैंने सुना मोदी की गारंटी, मोदी भी गारंटी देने लगे हैं। उनका भी आया कि मोदी ने मध्य प्रदेश में ही आकर अपनी गारंटी दी और कहा कि मोदी की गारंटी पूरी होती है। अपने ही गारंटी के बारे में उन्होंने कहा। अब कल वहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गारंटी ये प्रियंका गांधी ने दी है। इन्होंने बहुत सारे दूसरे मामले भी उठाए हैं, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो प्रधानमंत्री आवास, तो किसानों का कर्ज माफ, बिजली यूनिट माफ, पुरानी पेंशन, 500 में गैस सिलेंडर, ऐसे कई घोषणाएं जिनमें मेरी दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी एक घोषणा में है जिसका वीडियो हम अभी आपको दिखाएंगे, छोटा सा वीडियो, कुछ सेकंड का हिस्सा दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम उन इलाकों में जहां पर 50% से ज़्यादा आदिवासी आबादी है, वहां पर हम 6वीं अनुसूची लागू करेंगे। बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। जैसे किसान को कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको हम फिर से शुरू करेंगे। जैसे 100 यूनिट बिजली आपको पहले दिलवाई थी, वो फिर से दिलवाएंगे। 200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी, मतलब उसकी बिल आधी आएगी। पुराना पेंशन लागू होगा। 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, आपके खातों में आएगा बहने। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली किसानों को मुफ्त मिलेगी।
ओबीसी का आरक्षण 27% तक रहेगा और जाति जनगणना जिसकी बात मैंने की, वो गिनती जिससे आपको आगे जाकर न्याय मिल पाए, वो हम मध्य प्रदेश में करेंगे। जहां भी 50% से अधिक आदिवासी आबादी है, वहां छठी अनुसूची डाली जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खाली पड़े बैकलॉग पदों पर तत्काल उनको भरा जाएगा। पीएम आवास योजना में जितना शहर में मिलता है उतना ही आपको गांव में धनराशि मिलेगी। छठवीं अनुसूची क्या होती है, ध्यान से समझ लीजिए। संविधान में जो 5वीं अनुसूची में अधिकार मिले हैं, जिसके तहत बस्तर, सरगुजा, बहुत सारा हिस्सा आता है, यहाँ का कोरबा जिला आता है पूरे का पूरा, दुर्ग जिले का कुछ हिस्सा आता है, डोंडी लोहारा जो अभी बालोद जिला बन गया है, नांदगांव का अंबागढ़, चौकी, मानपुर, मोहला वो आता है, गरियाबंद जिले का गरियाबंद, मैनपुर, छुरा आता है, धमतरी का सिहावा आता है, रायगढ़ के बहुत सारे ब्लॉक आते हैं, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, खरसिया, ये सब आदिवासी विकास खंड बनाए गए हैं। यहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू है। यहाँ आदिवासियों को कागजों पे कम से कम विशेष अधिकार मिले हुए हैं। हमने इस बारे में अलग अलग कुछ जानकार लोगों से बात की है। मैंने इस बारे में कि 6वीं अनुसूची मध्य प्रदेश में आदिवासी इलाकों पे लागू करने की गारंटी दी है प्रियंका गांधी ने, तो मैंने उस बारे में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आदिवासी नेता अरविंद नेताम जी, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी खुद की हमर राज पार्टी बनाई है और उसके तहत वो खासकर आदिवासी सीटों पर, लेकिन दूसरी सीटों पर भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनसे पूछा मैंने तो उनको हंसी आ रही थी ये सुनकर। दूसरी तरफ मैंने बस्तर में जो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं सीपीआई के मनीष कुंजाम, जो मध्य प्रदेश के समय में, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय 2 बार कांग्रेस विधायक रहे हैं, मनीष कुंजाम से मैंने फ़ोन पे बात की। वे एक सभा के बीच में थे, उसके बीच में उन्होंने बात की, टेलीफोन पर मैंने रिकॉर्ड किया है, अगर रिकॉर्डिंग ठीक होगी तो हम आपको सुनवाते हैं वो। उन्होंने कहा मुझको हंसी आ रही है प्रियंका गांधी का ये गारंटी उनकी सुनकर। नेताम जी ने भी कहा मुझको कि 2018 की बात है, राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था हम पेशा कानून को, जो आदिवासी इलाकों के लिए कानून है, उसको पूरी ईमानदारी से लागू करेंगे, और सरकार ने किया ठीक उल्टा। उन्हीं की पार्टी की सरकार ने उसका ठीक उल्टा किया, ये उनका कहना है। एक तीसरा, मैंने आम आदमी पार्टी के बस्तर के, आम आदमी पार्टी के वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कोमल हुपेंडी, और बस्तर के भानु प्रतापपुर से उम्मीदवार भी हैं विधानसभा चुनाव में, वो लड़ रहे हैं वहाँ से, वो भी मुझको टेलीफोन पर मिल गए। कई बार उस इलाके में फ़ोन नहीं लगता है। उन्होंने जो कहा उसको भी मैं सुनाता हूँ। हम शुरू करते हैं ये बातचीत अरविंद नेताम जी से, जो स्टूडियो में मेरी बात हुई है अभी। आप सुनिए नेताम जी का क्या कहना है इस बारे में। नेताम साहब, मैं बस्तर के संदर्भ में, या बस्तर और सरगुजा दोनों हम कहें, जो 5वीं अनुसूची लागू है, उसमें पेशा कानून आने के पहले क्या स्थिति, पेशा कानून आने के बाद क्या स्थिति है, कितनी ईमानदारी से उसको लागू किया है, इसको थोड़ा समझना चाह रहा था मैं। देखिए कि ये जो आपने कहा कि 5वीं अनुसूची जी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है। हाँ, और अंग्रेज़ों के समय से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी वो इनकॉर्पोरेट किया गया है, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल। तो उसको ठीक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं किए हैं, उसको वैसी के वैसी उसको अडॉप्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हुए हैं। ठीक। 5th शेड्यूल जो हम लोग भी कभी कभी कहते थे कि भाई पार्लियामेंट में, कि आमतौर पे शिकायत होती थी कि ट्राइबल एरिया में, जो सेंट्रल इंडिया की जो 5th शेड्यूल एरिया में जैसा चाहते हैं वैसा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो कभी कभी हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इतने प्रावधान हैं कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का भी है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया का भी है, बहुत सी चीज़ें हैं। गवर्नर को कहीं कहीं अलग से अधिकार है। अब है तो हम लोग कहते हैं तो भाई कि संविधान में और भी व्यवस्था है,
उसको एग्जामिन कर लो। अगर 6 शेड्यूल अगर लागू होने से कुछ उसका समाधान निकलता है तो निकालना चाहिए। हाँ। पर संभव भारत सरकार में इस मामले में बड़ा ठंडा थे, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते थे, अफसर हो या मंत्री हो। तो एक बात जरूर आई, आपने कहा ना कि पेशा कानून, ये जो 6 शेड्यूल के डिमांड का स्पेसिफाई करने के लिए, अब उनको संतुष्ट करने के लिए, हाँ। ये पेशा कानून में ये प्रावधान रखा गया है। अच्छा। उसमें कुछ पावर्स नहीं है जो 6 शेड्यूल में है, पर बहुत सी चीज़ें उसको इनकॉर्पोरेट करके ये सेटिस्फाई करने की कोशिश किया गया भाई कि आपको अलग से एक पावर, ऑटोनोमस, सो कॉल्ड ऑटोनोमस। हाँ। मूल अगर ड्राफ्ट में देखिएगा पेशा कानून की, हाँ। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की बात कहा गया है। बिल्कुल। पर वो धीरे धीरे कानून बनते तक के फिर वो ऑटोनॉमस को थोड़ा सा कम करके डाइल्यूट करके फिर ठीक है, एक खाना पूर्ति के लिए किया गया है कि ताकि लोगों को थोड़ा सा पावर रहे ये करने का। तो यानी हम लोग इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि ये 5th शेड्यूल एरिया में जो पेशा कानून लागू किया गया, इसमें पहले जो ड्राफ्ट में था कि ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य होगी, उसको ग्राम सभा के परामर्श में बदल दिया गया। ये तो अभी बदला है, अभी बदला है। हाँ, ये पिछले साल का है शायद, 8 अगस्त का है शायद। जी। इसमें बदल दिया गया और वो पूरा का पूरा एक पैरा आखिरी का शायद हटा दिया गया है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि 5th शेड्यूल एरिया में पेशा कानून लागू करते समय इसे 6th शेड्यूल एरिया के पैटर्न पर लागू किया जाए। जी, उसको हटा दिया है शायद अभी। जी। नहीं, वो उन्हें देखे, मैं भारत सरकार ने तो यही तो किया कि भाई हमको संतुष्ट ये देगा भाई कि आप पेशा कानून में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जो 6 शेड्यूल का अधिकार हैं। हाँ। कुछ चीज़ों को छोड़ करके कर रहे हैं, तो फिर अब हम लोग चलो भाई ठीक है, कुछ नहीं तो इससे तो संतुष्ट हो जाएंगे। पर हम कहते थे भाई मूल ड्राफ्ट में पेशा कानून में ऑटोनॉमी की बात कहा गया है, पर जो धीरे धीरे जो डाइल्यूट करके ऑटोनॉमी को हटा दिए और एक सिंपल सा एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जिसको कहते हैं ना कि जो कलेक्टर के अंडर में जो चल सकता है, ये है वो है। पर जो अनुभव हमारा यह है कि बस जहाँ थे वहीं हैं, यानी कलेक्टर ही माई बाप है। और असल में क्या है कि सुनील जी, हम लोग एजुकेट नहीं कर सके लोगों को, और एडमिनिस्ट्रेशन, अब भाई सरपंच हो गए, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष होना अलग बात है, पर उसको एजुकेट कहाँ की हो। और इसीलिए जो आप कहें ना कि भाई कलेक्टर जो चाहे वही कर लेता है, सब कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन कर लेता है, उसको दस्खत भर कराता है। बिल्कुल। नाम ट्राइबल का होता है, जन सुनवाई, ग्राम सभा, इन सब के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड चलते रहते हैं। होता है। मैं इस बारे में आपसे बात इसलिए कर रहा था कि मध्य प्रदेश में कल कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की गारंटी दी है। चुनाव है छत्तीसगढ़ के साथ साथ वहाँ पर भी मध्य प्रदेश में। पब्लिक मीटिंग में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की तरफ से गारंटी दी है और बहुत सारी चीज़ों की दी है, लेकिन उसमें एक दिलचस्पी की मेरी बात यह है, जिन इलाकों में आदिवासी आबादी 50% से अधिक को होगी, वहाँ पर हम 6ठी अनुसूची लागू करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, आप भी कल तक उसी पार्टी में थे, तो अगर वो मध्य प्रदेश में ये कर रही है तो छत्तीसगढ़ भी आदिवासी राज्य है, यहाँ तो आदिवासी आबादी वहाँ से ज़्यादा प्रतिशत है, यहाँ भी करना चाहिए क्या कांग्रेस को वायदा? नहीं सुनील जी, अगर 2018 का मुझे जो अनुभव नहीं होता ना, तो मैं ये जो प्रियंका जी के जो स्टेटमेंट को वेलकम करता। अच्छा, स्वागत करता। कम से कम कोई हिम्मत तो कर रहा है कि भाई कहने की, नहीं तो इस देश में बड़ा मुश्किल है ट्राइबल के बारे। पर मैं पिछला अनुभव जो है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के दरमियान राहुल जी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट के हैसियत से 2-3 चुनावी सभा में उन्हें खुलेआम कहा कि हम 6वीं पेशा कानून को ईमानदारी से लागू करेंगे। बिल्कुल ये कहा।
और उसी की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार बनी, और कांग्रेस की सरकार ने ही पेशा कानून की जो अधिकार जो समाज को दिया गया था, दिया गया है, उसको डाइल्यूट करके उसको ख़त्म कर दिया अधिकार को जो समाज को दिया गया था। तो ये जो कहते हैं और करते नहीं। यानी आप के कहने का मतलब क्या ये है कि राहुल गांधी ने जो कहा था उनकी पार्टी की सरकार ने यहाँ वो किया नहीं किया? मैं तो यही कह रहा हूँ ना। अरे भाई, जब प्रेसिडेंट थे, प्रियंका जी तो जनरल सेक्रेटरी हैं, हाँ, प्रेसिडेंट के हैसियत से कहा और उसका असर हुआ। हाँ, इलेक्शन में ऐसा हाँ, नहीं है। हाँ, 29 में 26 सीट जीतना, हाँ, ये तो ऐतिहासिक हो गई जीत, शायद ही भविष्य में कभी होगा। और भूतकाल में भी कभी नहीं कभी था, नहीं, इसके कभी पहले। नहीं रहा, कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। पर लगता है कि जल जंगल जमीन को 29 आदिवासी सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 26 कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस को मिली है। आपको लगता है कि आम आदिवासी मतदाता जो है पेशा शब्द को ईमानदारी से लागू करना, इनकी जटिलताओं को समझते हैं वो लोग? देखिए, जटिलता को समझे या न समझे, पर एक बात तो है कि करीब 28-29 साल तो हो गए पेशा कानून बने। हाँ, और आपको आश्चर्य होगा, बहुत से जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं इस देश में, और मैं नाम लेना चाहता हूँ, डॉक्टर BD शर्मा अपना सारा जीवन, पूरा जीवन इसी में लगा दिए इसी कि में लगा इसको प्रचार प्रसार करने में जितना उसने किया शायद किसी ने नहीं किया होगा। इसीलिए बस्तर में या और अन्य आदिवासी इलाके में पेशा कानून के मूल मंत्र है जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार। बिल्कुल, मावा नाटे न मावा राज, यानी मेरे गांव में मेरा अधिकार। हाँ, ये उसका एक वर्सन है, लोकल वर्सन में। तो ये जो नारा तो अच्छा लगता था। और कहते थे भाई कि हमारे गांव में हमारा राज किसको पसंद है, और ट्राइबल की जो सोच है, फिलॉसफी है स्वशासन की, यही तो है ना। अच्छा, हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि प्रियंका गांधी जो कह रही हैं वो सच में ही उसको मानती हैं, जो बोल रही हैं, चाहती हैं वैसा, और कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा वायदा कर रही है वहाँ पर, तो वो वायदा तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे भी लागू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी आदिवासी इलाके हैं दोनों राज्यों में। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा ना कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी एक राज्य में अगर आप अनाउंस पॉलिसी डिसीजन के पॉलिसी अनाउंसमेंट करते हैं, तो करीब करीब वो सभी जगह लागू होगा, होना चाहिए, होना चाहिए। कहते तो यही है, ये हिंदी बेल्ट है, हाँ, पूरा हिंदी का बेल्ट, पूरा ऐसा भी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में आपने घोषणा कर दी हो, यहाँ की स्थितियाँ अलग हैं, तो ये तो लागू होगा। पर मुझे पता नहीं किसने सलाह दिया है कि नहीं दिया है। हाँ, या तो फिर आप पेशा कानून को स्टडी कर लो, अध्ययन कर लो आज के समय सरकार, भारत सरकार के लेवल पे, हाँ, और उसमें भी और क्या कमी है, हाँ, या तो उसमें संशोधन करो, हाँ, या तो पूरी की पूरी 6वीं अनुसूची को लागू करना इतना आसान नहीं है 5th शेड्यूल एरिया में, क्योंकि आबादी का सवाल है। नॉर्थ ईस्ट में इसलिए सफल है कि 90% से ज्यादा आबादी शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब है। हाँ, तो इसे क्लैश नहीं होता। बस्तर में लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर भावना रहेगी इनकी लागू करने की, तो कोशिश तो कर सकते हैं। करना इसका चाहिए। फाइनल नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, करना चाहिए, राज्य सरकार लागू नहीं कर सकती। राज्य सरकार सिफारिश करेगी सेंट्रल को कि हम यहाँ 6th शेड्यूल लागू करना चाहते हैं, फैसला राज्य सरकार लेगी, लेकिन लागू सेंट्रल गवर्नमेंट शायद करेगा इसको। नहीं, पॉलिसी डिसीजन तो भारत सरकार की है, अधिकार तो भारत सरकार का है। क्योंकि लेकिन देखिए, संविधान में आदिवासी इलाके की दोनों राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों को अधिकार है, पर ज्यादा पावर केंद्र सरकार को मान लिया। लेकिन मेरा ये कहना है राज्य सरकार सिफारिश तो करे केंद्र से। इन्होंने जो कहा है प्रियंका गांधी ने, तो मैं अगर ईमानदारी मानूं कांग्रेस पार्टी की, तो इनको सरकार अगर इनकी बनती है तो इनको सिफारिश करना चाहिए। और दूसरा यह है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो चुनावी घोषणा पत्र आने बाकी हैं कांग्रेस के, उनमें ये मुद्दा आना चाहिए। हमारा आदिवासी इलाका जो है, यहाँ 6th शेड्यूल क्यों ना हो? मध्य प्रदेश में आप कह रहे हो तो यहाँ भी कहो उस बात को। अब तो 6th शेड्यूल के बारे में 1995-96 में बस्तर के बारे में एक आवाज उठी थी, आंदोलन भी चला, उसके खिलाफ भी आंदोलन चला हुआ उसका रिएक्शन हुआ। हाँ, रिएक्शन हुआ। तो वही अनुभव के आधार पे जब पेशा कानून बन रहा था, तो उसको
यानी एडजस्ट करने की कोशिश की और पेसिफाई करने के, लोगों को संतुष्ट करने के भाई कि ऐसा नहीं है, क्योंकि पेशा कानून में थोड़ा सा पावर कम है। जो 6 शेड्यूल के इलाके में बहुत से उनको तो उनकी तो असेंबली होती है, उनको तो ऑटोनोमस काउंसिल है, विलेज काउंसिल है, आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। तो ये बहुत से उनको पावर, तो वो यहाँ नहीं है। तो हम जानते हैं यहाँ 6 शेड्यूल की पूरी प्रावधान इन टोटो ने लागू करना, जो आबादी के जो रेशियो है उससे थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन दिक्कत कांग्रेस पार्टी समझे, चूंकि उसने वायदा किया है, उन्होंने गारंटी दी है, तो जाहिर है कि प्रियंका गांधी को तमाम सलाह तो हासिल है। उन्होंने कहा है, पार्टी की तरफ से कहा है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गारंटी, सरकार बनने पर जिन इलाकों में 50% से अधिक आदिवासी आबादी है वहाँ 6ठी अनुसूची लागू की जाएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि 5वीं अनुसूची के मुकाबले 6ठी अनुसूची में आदिवासियों के अधिकार ज़्यादा रहते हैं। तो ये उम्मीद हमको करना चाहिए कि आपकी पार्टी जो आदिवासी मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रही है, उसके सामने ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है कांग्रेस की, अगर ये घोषणा करे कि हम यहाँ 6ठी अनुसूची लागू करेंगे। मैं तो सुनील जी, मैंने कहा ना कि मेरा अनुभव बहुत खराब है। पिछली चुनाव के समय में कांग्रेस प्रेसिडेंट, उस समय के कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो अनाउंस किया पब्लिक मीटिंग में, और उसी की सरकार बनी तो ठीक उल्टा काम किया। आप किसको विश्वास करें? लेकिन मुझको लगता है राहुल गांधी ने उस समय गारंटी शब्द यूज नहीं किया था। अभी मेरे को फैशन दिखाई पड़ रही है केजरीवाल की गारंटी। अरे भाई, घोषणा पत्र को आप टर्मिनोलॉजी बदल दिए, गारंटी हो गया। अरे भाई, घोषणा पत्र पहले तो यही होता था ना। तो राहुल जी ने तो यही कहा था कि हम पूरी 100% उसको लागू करेंगे। अरे कांग्रेस प्रेसिडेंट अगर घोषणा करे तो पत्थर की लकीर है ना। और उन्हीं की सरकार बनी तो उन्हीं ने पूरी कानून को ऐसी की तैसी कर दी है। अब मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, आप कल तक कांग्रेस पार्टी में थे, छोड़ के आपने एक नया आदिवासी संगठन, एक राजनीतिक दल बनाया है। आदिवासी इलाकों में आप अच्छे से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, गैर आदिवासी सीटों पे भी लड़ने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पे अगर प्रियंका गांधी की घोषणा को दोहराएगी छत्तीसगढ़ में, और मैं तो उम्मीद करता हूँ ये एक राष्ट्रीय पार्टी को तो सभी राज्यों में एक ही नीति रखनी चाहिए, तो अगर यहाँ पे ये करती है तो आपके पार्टी के हाथ से एक मुद्दा छिन जाएगा, ऐसा है क्या? हम तो यही पूछने वाले हैं कांग्रेसियों को कि 2018 के वादा का क्या हुआ, और ठीक उसके उल्टा समाज को जो अधिकार था जल जंगल जमीन, उसको खत्म क्यों किए? हम तो पूछेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हो, कोई नेता हो, सबसे पहले यही पूछेंगे, पहले इसका क्या हुआ, पहले बताओ। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है हमारे लिए। बात है। मैं एक चीज याद मुझको ठीक से नहीं पड़ रहा है कि जिस समय ये 6th शेड्यूल की बात हुई थी, अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा में एक प्रस्ताव भी रखा गया था दिग्विजय सिंह के समय में। दिग्विजय के समय में दिग्विजय ने फिर उसको मनीष कुंजाम को कह के रुकवाया था कि हम सरकार की तरफ से लेके आएंगे, उसको लाए भी थे शायद, और पास करके भेजे भी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। क्या हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उसके बाद? क्योंकि वो 94-95 की बात है, उसके बाद तो कांग्रेस की सरकार भी रही है दिल्ली में। देखिए सुनील जी, मेरा बहुत, वही बताया ना, मेरा बहुत कुछ मामले में बड़ा कटु अनुभव है। भारत सरकार में कुछ मामलों में आदिवासी इलाके के बारे में बहुत साफ बोलते नहीं दिल्ली में। अच्छा, ये तो लगता है कि कहीं ना कहीं छुपा के और कहीं वे करके चुप हो जाते हैं, ये है वो है। हम कई बार इस बात को कहते थे भी, और आपको बताना चाहूँगा 93 में हम लोग बहुत बड़ा सम्मेलन हम लोगों ने दिल्ली में किया था, पूरे देश भर के आदिवासी। नरसिम्हा राव साहब वो थे प्रधानमंत्री, मैं भी मिनिस्टर था। उसी में 6 शेड्यूल के बारे में हम लोगों ने जोर शोर से कहा कि अगर 5th शेड्यूल फेल हो गया इन इलाकों में, सेंट्रल इंडिया में, तो आप संविधान में एक व्यवस्था है, उसको कोशिश करिए कि उससे अगर सब इम्प्रूवमेंट होता है यहाँ के इन इलाकों की, तो करिए। नहीं, संविधान में बहुत सी व्यवस्था दिया गया है। तो उस रेजोल्यूशन में आज भी
वही वही रेजोल्यूशन हम दिग्विजय सिंह को और बाकी सभी मुख्यमंत्री को भेजे थे, उसी के आधार पे दिग्विजय सिंह ने लाए थे रेजोल्यूशन लाए विधानसभा थे। में। तो अब बाकी तो देखिए, मैंने ये जो पेशा कानून के समय भी हमको भी बड़ा कटु अनुभव है। जैसे मैंने कहा ना कि ऑटोनॉमी को सुन तो लेते थे, जब ड्राफ्टिंग फाइनल हो गया तो वहां से गायब हो गया। ये नेता अफसर सब मिलके गायब कर देते थे। और क्या है, जब मूल ड्राफ्ट में आपके रहा है ऑटोनॉमी, हाँ, उसका इलाज ही वही हम जानते या अनुमति की शर्त थी मूल ड्राफ्ट में, उसको हटा हटा दिए। दिए। ये आपको कुछ याद पड़ रहा है क्या कि टीएस सिंहदेव यहाँ पे पंचायत मंत्री थे, बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया, एक चिट्ठी भी उन्होंने शायद लिखी थी, पेशा कानून में जो फेरबदल हो रहा है उसको लेके असंतुष्ट थे टीएस सिंहदेव, कुछ ऐसा याद पड़ रहा है क्या आपको? नहीं, अखबार में मैं सुनील जी पढ़ा था, पर हकीकत क्या है मैं जानता नहीं। कभी आपकी बात नहीं हुई सिंहदेव से इस बारे में? असल में क्या है, उस समय तक तो सिंहदेव साहब भी कभी खुल के बात करते नहीं थे। अच्छा, दिक्कत उनके साथ भी यही थी। पर प्रो एक्ट थे, हाँ, इसके पक्ष में थे, पक्ष में थे। और हमको इस बात की खुशी थी कि इस इशू को, मुद्दों को लेकर के इतना प्रदेश भर में घूमे हैं, लोगों को विश्वास में लेने की बात की है, और ये बहुत हद तक के उसने काफ़ी सब। पर एंड टाइम में जब फाइनल ड्राफ्ट नोटिफाई हो रहा है तो हमको ने बीच मझधार में छोड़ दिए और ये इस डिपार्टमेंट से इस्तीफा दे दिए। हाँ, ये क्यों हुआ? और दूसरे डिपार्टमेंट में बने रहे। या तो मंत्री पद नहीं छोड़ा। हाँ, पूरा कैबिनेट अगर छोड़ दिए होते तब तो हम समझते हैं, और मुद्दा बनाना था। दूसरी जो हमारी शिकायतें है कि आप कैबिनेट में वो आया होगा नियम जो बना है, बिल्कुल, उसमें तो अप्रूवल तो सब कैबिनेट की होती है, कोई डिसेंट नोट नहीं लिखे ना। तो ये भी पूछेंगे हम, सरगुजा कभी जाएंगे, हाँ, पब्लिक के बीच में हम टीएस बाबा को पूछेंगे, भाई बीच मझधार में क्यों छोड़ गए हमको? और ठीक है, देना था तो पूरे कैबिनेट से देना था, तो पूरी आदिवासी समाज कम से कम आपके पीछे खड़ी होती। उन्होंने पद नहीं छोड़ा, एक विभाग छोड़ दिया। यानी एंड टाइम में जब फैसला लेने का था तो आप भाग गए और हमको छोड़ गए, और वहां दस्तखत भी कर दिए, डिसेंट नोट लिखते, तो उसमें भी हमको तसल्ली होती। जबकि उनका खुद का इलाका सरगुजा जो है उसमें 5वीं अनुसूची लागू है। यानी उनका इलाका जो है उसके साथ भी ये बेईमानी हुई। हम तो कहते हैं इस बात को। तो ये सरकार में बहुत से मामलों में हमारा बहुत खराब अनुभव है। ये इशू नहीं, कई इशू में। जी जी, ठीक है। मैं आज ये 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, मध्य प्रदेश कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस, राजस्थान भी, इसी को समझना चाह रहा था आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आपसे बात करते हैं। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि नेताम जी दुखी हैं इस बात को लेकर कि राहुल गांधी 2018 में जो वायदा करके गए थे उसका उल्टा काम किया उनकी पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में। ये हसदेव के जंगलों के मामले में, खदान के मामले में भी इस तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन मैं अभी 5वीं और 6ठी अनुसूची से परे जाना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं हसदेव वगैरह की बात अभी नहीं कर रहा हूं। लेकिन जैसा कि नेताम जी ने कहा कि सिंहदेव जो हैं पंचायत मंत्री रहते हुए पहले इस बात के पक्ष में थे, पेशा को ईमानदारी से लागू करने के लिए, बाद में वो छोड़ के भाग गए, उन्होंने पंचायत विभाग छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। जब कैबिनेट ने इसको पास किया, डाइल्यूट कर दिया, आदिवासियों के अधिकार कम कर दिए, तो सिंहदेव जी ने कोई विरोध उसमें नहीं किया, असहमति दर्ज नहीं कराई। खैर, नेताम जी जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए सरगुजा, वो निपटेंगे सिंहदेव से, क्योंकि सिंहदेव का पूरा इलाका, सरगुजा का इलाका जो है, सब 5वीं अनुसूची, सब पेशा कानून इसका इलाका है। वो वहाँ अगर पेशा में आदिवासियों के अधिकार छीने गए हैं तो सरगुजा के आदिवासी उनसे मांग सकते हैं जवाब सिंहदेव से। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश विधानसभा में 94, 95 या 96 की बात है। सीपीआई के एमएलए थे मनीष कुंजाम, बड़े नौजवान विधायक थे। इन्होंने वहाँ पे एक प्रस्ताव रखा था विधानसभा में।
एक विधेयक रखा था जो जो अशासकीय सदस्य का जो विधेयक रहता है वो रखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि जो 5वीं अनुसूची के इलाके हैं उनमें 6ठी अनुसूची लागू की जाए, जिसमें आदिवासियों के अधिकार ज़्यादा रहते हैं। मनीष ने उस बारे में क्या कहा, हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सुनिए, टेलीफोन पर ये बातचीत है। हाँ मनीष, मैं आपकी इजाजत से कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बतलाइए, बस्तर में 6ठी अनुसूची जो है, 6th शेड्यूल, उसको लागू करने का आंदोलन जो है उसका क्या इतिहास था? वो इतना काफी पुराना ही है। हाँ, लेकिन ये 1994, 95, 96 में ये आंदोलन बस्तर के अंदर काफी जोरों पर था। हाँ, ये शुरू हुआ था विधानसभा में मेरा एक अशासकीय संकल्प था। हाँ, और उसको फिर दिग्विजय सिंह की सरकार ने, दिग्विजय सिंह ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं, ये तुम्हारा जो व्यक्तिगत जो संकल्प है उसको हम सरकार की तरफ से पेश करना चाहते हैं विधानसभा में। अच्छा, तो फिर सरकार की तरफ से पेश होना हुआ था पेश? बहस हुई, हाँ पेश हुआ। उसमें पक्ष विपक्ष से चर्चा हुई, फिर सर्वसम्मति से पारित करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया गया। ये है 94 में। हाँ, उसके बाद फिर ये प्रस्ताव पर चर्चा जब बस्तर के अंदर हुई तो उसमें फिर पक्ष विपक्ष में आंदोलन शुरू हुए। अच्छा, तो वो आंदोलन का दौर था 94, 95, 96 तक। हाँ, हाँ, तो 96 में काफी मैंने पक्ष विपक्ष में काफी तीखा संवाद था, तीखा बहस था। फिर 96 में ऐसा कानून आया, हाँ, हाँ, पार्लियामेंट के भीतर। हाँ, तो उसके बाद फिर ये मूवमेंट खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो वो पेशा कानून जो है, पेशा कानून से 6ठी अनुसूची के अधिकार काफी कुछ मिल गए थे क्या? पेशा कानून में ग्राम सभा को अधिकार दिया गया। ग्राम सभा को खास करके न्यायिक और प्रशासनिक जो अधिकार है, मूल रूप से जमीन अधिग्रहण का सवाल है। हाँ, फिर पारंपरिक रूप से जो भूमिगत जो प्रथाएं गांव में चलती है, उस हिसाब से गांव के लोगों के भीतर न्याय व्यवस्था को ठीक करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए भी ग्राम सभा को ये पावर है। ठीक। अब मेरे को मनीष एक चीज थोड़ा सा समझा दीजिए कि जो 5वीं अनुसूची जहां पे लागू है छत्तीसगढ़ में, तो वो क्या 5वीं अनुसूची की जो कानून की जो भावना है उसके हिसाब से लागू है क्या यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो पेशा तो 5वीं अनुसूची के इलाके में ही लागू होना है ना। हाँ, हाँ। तो पेशा तो अभी भी लागू नहीं है। हाँ, लागू है। देखिए, एक जो कानून बना 1996 में, हाँ, दिसंबर में, हाँ, उस कानून में लास्ट में पार्लियामेंट के भीतर ही लिखा, पार्लियामेंट में ही लिखता है, पार्लियामेंट हाउस में जब पास हो जाता है, हाँ, तो एक लिख करके भी पास होता है कि ये कानून हाँ, 1 साल के भीतर इसका 5th शेड्यूल एरिया में, हाँ, जो 10 राज्य आते हैं मध्य भारत के, हाँ, इस कानून के विपरीत कोई कानून स्टेट में विद्यमान है, तो उसको राज्य सुधारने, ठीक करने, अन्यथा साल भर के भीतर ये कानून अपने आप ही लागू हो जाएगा। अच्छा, यानी वो राज्य के कानून को ओवरराइड करके अरे ये 1 साल का टाइम दिया गया था पार्लियामेंट में हाँ, कि आप अपने कानून में राज्य ऐसे के अपने कानून में जो कानून के असंगत कोई कानून है, तो उसको आप ठीक कर लीजिए, आप बदल दीजिए। हाँ, ठीक है, समझ गया आपकी बात को मैं। जी। अब मेरे को एक चीज बतलाइए, कल प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो
जारी किया है या कांग्रेस की तरफ से घोषणा की है वहां मध्य प्रदेश में कि अगर कांग्रेस की सरकार वहां बनती है तो 50% से ज्यादा आबादी वाला जो आदिवासी इलाका है वहां पर छठी अनुसूची लागू की जाएगी, छठवीं अनुसूची। बहुत हंसी आ रहा है, बहुत ही हंसी आ रहा है। हाँ। और देखिए, मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ, पेशा के लास्ट पैरा में, हाँ, लास्ट पॉइंट में, हाँ, राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है, हाँ, कि जिला में जब स्वच्छता की आप कोशिश करेंगे, हाँ, तो छठवीं अनुसूची का पैटर्न को लागू करेंगे। सब छठवीं अनुसूची के पैटर्न के आधार पर होगा। हाँ, तो डायरेक्ट नहीं था, लेकिन उसमें है। तो यहाँ पर यहाँ की सरकार क्या कर रही है? हाँ, सवाल है। तो छठी अनुसूची के नहीं, छठी अनुसूची के पैटर्न पे पेशा हमारे यहाँ लागू नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। तो अभी तो उस पैटर्न पे ही यहाँ लागू नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं, उसको तो अभी पेशा पर जो निकला स्टेट गवर्नमेंट ने 8 अगस्त वाला जो राजपत्र है, वो पूरा पॉइंट ही गायब है। ऐसा आप समझ रहे? ये पूरा पॉइंट गायब है। जिस शेड्यूल 6 की बात कर रहे हैं, वो जो शेड्यूल 6 की बात करता है, जो पॉइंट है पेशा में, हाँ, वही गायब है उनके नियम में। अच्छा, आप तो इसको बढ़िया उधेड़ सकते हैं जी। हाँ, गजब है। और उनकी नेता ये कह रही है मध्य प्रदेश में, यहाँ क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में तो ट्राइबल, मध्य प्रदेश में तो ट्राइबल आबादी यहाँ से कम है, 25% है वहाँ। यहाँ के आंकड़े में देख रहा था तो यहाँ 32% है। 32। और हमारे डेंस ट्राइबल एरिया हैं। तो मैं थ्योरेटिकली मान के चल रहा हूँ कि प्रियंका गांधी कह रही है कि 50% से ज्यादा ट्राइबल आबादी वाले इलाकों में हम छठी अनुसूची लागू करेंगे। तो वही राष्ट्रीय पार्टी छत्तीसगढ़ में भी है। तो हम छत्तीसगढ़ में भी उम्मीद करें कांग्रेस से कि वो घोषणा करे कि आधी आबादी से ज्यादा वाले ब्लॉक जितने हैं। गजब गजब, आप इसको बेवकूफ चलाइए। और मैं तो कह रहा हूँ कि उनका जो नियम है 8 अगस्त अभी 1 साल पहले का, हाँ, 8 अगस्त वाला जो पेशा पर नियम नहीं बनाया स्टेट गवर्नमेंट ने, हाँ, उसमें वो पॉइंट ही गायब है। ऐसा ना? और ये राज्य की ड्राफ्टिंग है, वो राज्य की ड्राफ्टिंग। पेशा को लागू करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट को नियम बनाना है, हाँ, उस नियम से वो पॉइंट ही गायब है। अच्छा, जरूर करूँगा जी। तो आप उम्मीद करते हैं अपन की प्रियंका, हाँ, ठीक, थैंक यू मनीष, थैंक यू। प्रियंका को सवाल कर दीजिए। हाँ, थैंक यू। अगर आपको ये टेलीफोन की बात ठीक से सुनाई न पड़ी हो तो मैं आपको ये बतला रहा हूँ। मनीष ने ये कहा कि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा मनीष से इसको तुम विड्रॉ कर लो, वापस ले लो। हम सरकार की तरफ से यही लेके आ रहे हैं विधेयक प्रस्ताव, और सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाकर दिग्विजय सिंह ने उसको पूरे विधानसभा से पास कराकर उसको केंद्र सरकार को भेजा था। ये करीब करीब कितने 30 साल होने आ रहे हैं उस बात को, अभी हो जाएंगे 30 साल। हुआ कुछ नहीं। कोई मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का कोई इलाका छठी अनुसूची में नहीं लाया गया। जैसा कि नेताम जी को आपने सुना कहते हुए कि दिल्ली जाने के बाद पता नहीं आदिवासी मुद्दे जो हैं वो किनारे रह जाते हैं, वहाँ गंभीरता से उन पे काम नहीं होता या गंभीरता से रोक दिए जाते हैं। कोमल हुपेंडी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वहाँ प्रदेश के अध्यक्ष हैं। वो वहाँ पर बस्तर में चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी चुनाव लड़ के हार चुके हैं वो, लेकिन लगे हुए हैं वहाँ पे, नौजवान नेता हैं। उन्होंने क्या कहा है इस बारे में, टेलीफोन पे है, ये सुनिए कॉल रिकॉर्डिंग। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिस बस्तर इलाके में आप हैं वहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू होने की क्या स्थिति है अभी? देखिए, 5वीं अनुसूची तो लागू है, हाँ, लेकिन प्रदेश में यहाँ की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने
पिछले समय जो कहा था कि यहाँ के आदिवासियों को 5वीं अनुसूची का जो सही मायने में यहाँ पे इम्प्लीमेंट हम करके देंगे। हाँ। लेकिन आज भी यहाँ ना तो ग्राम सभा ठीक से हो पा रहे हैं, फर्जी ग्राम सभाएं होती है, फर्जी ग्राम सभा के आधार पे कई ऐसे पहाड़ हैं जिसको जो है मतलब माइंस है जिसको दे दिया गया फर्जी ग्राम सभा करके। यहाँ लोगों को पता है कि फर्जी तरीके से हो रही, लोग जन सुनवाई में विरोध करते हैं, इसके बावजूद किसी कंपनी को दे दी जाती है। अभी एक पुष्प स्टील करके एक कंपनी है। हाँ। उस क्षेत्र में ना तो स्कूल बना, ना तो अस्पताल बना, ना तो और कोई सुविधा। इवन वहाँ के जो मजदूर हैं उनको पूरे महीने भर जो है काम भी नहीं करने दिया जाता। पहले 6 दिन दिया जाता था, फिर आंदोलन किए, फिर ऐसे करते करते अभी केवल 16 दिन की मजदूरी दी जा रही है। अच्छा। तो पूरी तरह से यहाँ पे धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुष्प स्टील मैं जाता हूँ कई बार, लोग इतना व्यस्त मतलब परेशान है, त्रस्त है। हाँ। और जब अपनी आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है। अच्छा। महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है। तो उनका अपना जल, उनका जंगल, उनका जमीन, वहीं पे आके दादागिरी के साथ कंपनी आती है और वहाँ पे माइनिंग का काम करते हैं। उसको संरक्षण किसका प्राप्त है? इन विधायकों का, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। वो भी ट्राइबल है। अच्छा। और कोई एक विधायक इस कंपनी का जो परिवहन का ठेका ले लिया, दूसरा विधायक उस कंपनी का ठेका ले लिया। मतलब परिवहन के ठेकेदार विधायक लोग हैं यहाँ पे। तो ये बतलाइए मुझको कि आदिवासी विधायक जब तक विधायक नहीं बनते तब तक आदिवासी रहते हैं, उसके बाद वो आदिवासी हितों के खिलाफ हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसी स्थिति है। हाँ ऐसी स्थिति, बहुत खराब स्थिति सर इस बस्तर में। एक चीज मुझको और समझना था। पिछले साल 8 अगस्त को कोई एक गजट नोटिफिकेशन हुआ था पेशा कानून को लेकर, जो राज्य सरकार ने ड्राफ्ट बनाया था। उसमें कोई ऐसा था क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से कहा गया था पेशा कानून में कि राज्य जो है 5वीं अनुसूची जहां लागू है उसको भी 6ठी अनुसूची के पैटर्न पे लागू करे, और उस क्लॉज को हटा दिया गया यहाँ राज्य सरकार की अधिसूचना में। उसमें सर, उसमें ग्राम सभा को पावर होनी चाहिए, लेकिन उसका जो पावर है ना जो है कलेक्टर को दे दिया गया। कलेक्टर को दे दिया है। हाँ। तो जब आप कलेक्टर तो इसी का गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, वो तो अपने हिसाब से करेगा ना। यहाँ आप कितना ही पोथी पुराण लिख लो, मतलब सारे ग्राम सभा में प्रस्ताव बना के दे दो, वो कहाँ रद्दी की टोकरी में चली जाती है। इसीलिए तो आज तो स्थिति ऐसा है ना, गांव में ग्राम सभा में लोगों को बुलाया जाता है, लोग आना नहीं चाहते क्योंकि उनको मालूम है। लोग कई बार बोलते हैं कि आदिवासी जागरूक नहीं है, आदिवासी जागरूक है। उनको मालूम है कि तुम्हारे ग्राम सभा में आएंगे, कुछ काम होना जाना नहीं है, इसलिए लोग अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। ऐसा स्थिति है। मतलब अच्छा। हाँ, मतलब विश्वास खत्म हो चुका है आज। अब मैं एक चीज मैं आपसे ये इस सिलसिले में पूछ रहा हूँ कि कल प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में ये घोषणा की है कि कांग्रेस की वहां सरकार बनेगी, तो जिन इलाकों में 50% से ज्यादा आदिवासी आबादी है वहां पे 6ठी अनुसूची लागू की जाएगी। तो आपको लगता है कि चूंकि पार्टी तो वही है छत्तीसगढ़ में भी, तो यहाँ भी कांग्रेस को 6ठी अनुसूची लागू करना चाहिए? यहाँ तो मध्य प्रदेश के मुकाबले ज्यादा आदिवासी इलाके हैं। देखिए, मेरा तो ये मानना है, अभी 5वीं अनुसूची लागू है, उसी को सही मायने में इम्प्लीमेंट कर दें, लोगों को लाभ मिले, संवैधानिक जो प्रावधान है उसका अधिकार उनको मिले, तो लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो है ना, केवल राजनीतिक सिरगुफा फेंकने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ना करे। उपचुनाव भानुप्रतापपुर का हुआ था, उस समय गांव-गांव में फटाके फोड़े गए थे, मिठाई बंटवाई गई थी, क्योंकि आपको 32% आरक्षण दिया जाएगा आदिवासियों को, ओबीसी को 27% दिया जाएगा, एससी को 16% दिया जाएगा। क्या हुआ? वही धरी की धरी रह गई ना। मतलब कुल मिला के छले जा रहे हैं हमारे लोग यहाँ पे, मूल निवासी आदिवासी ही नहीं बल्कि एससी ओबीसी समाज के सारे लोग, मतलब यहाँ पे केवल राजनीति बैंक के वोट बैंक ही बना के इन लोग पार्टी लोग रखे हुए हैं। इसीलिए लोग परेशान हैं, मतलब व्यथित है। मतलब लोग, मैं खुद एक ट्राइबल कम्युनिटी का हूँ, छोटे से गांव का हूँ। मैं उन गांव के लोगों के बीच जाके उनकी समस्या को जब देखता हूँ ना, तकलीफ होता है सर, रियल में, दिल से कहें तो बड़ा तकलीफ वाली स्थिति है। यानी आपका ये कहना है कि 6ठी लागू करो कि ना करो भाई, 5वीं को ईमानदारी से लागू कर दो। हाँ, यही मेरा मानना है सर। ऐसा कहना है आपका? जी। और जो जैसे ओबीसी समाज है यहाँ पे, वो भी मतलब यहाँ के मूल निवासी है, एससी समाज है, उनके अधिकारों को भी ध्यान दिया जाए, उनको भी, उनके साथ भी न्याय हो, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा
जी जी ठीक है, आप आएंगे रायपुर तो चाय पीने आइएगा प्रेस। जरूर सर, जरूर। थैंक जी यू सर। थैंक यू थैंक यू ओके ओके, प्रणाम सर, आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू जी, अच्छे से लड़िए चुनाव। जी जी सर। जी जी। अभी आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बारे में क्या कह रहे हैं। बस्तर में आदिवासियों का क्या हाल है, वहाँ सरकार का, प्रशासन का क्या रुख रहता है आदिवासियों के बारे में, ये उनसे आपने सुना। अब मैं यहाँ पर इस बात को लेकर हैरान हो रहा हूँ कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और ये उत्तर पूर्व और छत्तीसगढ़, इसके बीच की दो बात नहीं है। ये बात है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सभी प्रदेशों में पर्याप्त संख्या में आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश का एक आंकड़ा जो मुझको देखने मिला उसके मुताबिक वहाँ 25% आदिवासी हैं। तेलंगाना में जो आदिवासी हैं वो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ हिस्सा ही तेलंगाना का है, वहाँ भी आदिवासी हैं। यहाँ से लगे हुए आंकड़ों पे मैं अभी नहीं गया हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहाँ भी चुनाव लड़ रही है। अभी मुझको ये पता लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आम सभा जगदलपुर में हुई थी, जिस दिन कांग्रेस ने वहाँ पे बस्तर बंद करवाया था, उस आम सभा में कम से कम 10 बड़े बड़े ट्रेलर में भरकर लोग तेलंगाना से भी लाए गए थे। जाहिर है कि वो आदिवासी लोग ही थे वहाँ से जो लाए गए थे, किनारे सीमावर्ती इलाकों से। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी इन तमाम राज्यों में लड़ रही है चुनाव, तो क्या 5वीं अनुसूची इलाकों में 6वीं अनुसूची लागू करना, ये वायदा एक राष्ट्रीय पार्टी केवल मध्य प्रदेश में कर सकती है? बाकी प्रदेशों के आदिवासियों के हक का क्या होगा? मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता, छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता, इनको कांग्रेस से यहाँ सवाल करना चाहिए। कम से कम मैं तो सवाल कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कुछ असुविधाजनक सवाल किए थे जो कांग्रेस को बहुत पसंद नहीं आए थे, कि जब यही प्रियंका गांधी यूपी में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और 40% सीटें लड़कियों को और महिलाओं को दी थी उन्होंने, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं देते आप 40% सीटें? आज तो टिकट की बैठक चल रही है कांग्रेस की दिल्ली में। मैं उम्मीद करता हूं कि 40% टिकटें यहाँ भी महिलाओं को मिले, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। इसी तरीके से राजस्थान के आदिवासी, तेलंगाना के आदिवासी, इन सब के लिए कांग्रेस पार्टी का, मेरा ये मानना है कि एक नैतिक दायित्व बनता है कि वो इन सभी जगहों पर 5वीं अनुसूची के इलाकों को 6वीं अनुसूची में बदलने की बात करे। शर्त वही है जो प्रियंका गांधी ने कही है, उसको लागू कर लीजिए कि जिन इलाकों में 50% से अधिक आदिवासी आबादी है उनको हम 6वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। कहा है प्रियंका गांधी ने, वीडियो आपको सुनाया है हमने इसका। तब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी, जिसका घोषणा पत्र या ऐसे ही कांग्रेस की गारंटी छत्तीसगढ़ में भी अभी आ जाएगी, देखना है वो यहाँ पे आदिवासियों का क्या करती है। 90 में से 29 आदिवासी सीटें हैं यहाँ पर, और बाकी कम से कम 10-15 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे आदिवासी पर्याप्त संख्या में हैं। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पेशा कानून, ये आदिवासियों की जिंदगी को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं। शहरी लोग इनको कम समझते हैं, लेकिन जिसकी जल, जंगल, ज़मीन, ये सब छीनने के कगार पर आ जाती है, जिसके घर को उजाड़ दिया जाता है, गांव को उजाड़ कर खदान खोद दी जाती है, कारखाने लगते हैं, जंगल काट दिए जाते हैं, वो आदिवासी जानते हैं कि उनके हक का क्या महत्व है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 5वीं अनुसूची के इलाकों को, चाहे ईमानदारी से पैसा उसने न दिया हो, लेकिन प्रियंका गांधी की घोषणा को वो यहाँ लागू करेगी कि जिन इलाकों में 50% से अधिक आदिवासी आबादी है वहाँ पर 6वीं अनुसूची लागू की जाएगी। देखते हैं क्या होता है। मैं तो आपके सामने तथ्य रख रहा हूँ और सबसे की हुई बातचीत, प्रियंका गांधी का कहा हुआ उसका वीडियो ये सामने रख रहा हूँ। आप खुद सोचिए, एक राष्ट्रीय पार्टी एक प्रदेश में थोड़ी ऐसा वायदा कर सकती है, खासकर जब इन तमाम प्रदेशों में पर्याप्त आदिवासी हैं, तो उसको करना चाहिए ये वायदा सब जगह। छत्तीसगढ़ में हम इसका इंतज़ार करेंगे। मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच रहूँगा। तब तक आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हम जनहित के मुद्दे उठाते हैं, जन रुचि की भी कुछ बातें करते हैं, हमारे सामाजिक सरोकार हैं, हम खुलकर असुविधाजनक
बातें करते हैं नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए, तो आप हमारे सब्सक्रिप्शन की बटन दबाइएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे टिप्पणी कीजिएगा कि आपको ये अच्छा लगा कि बुरा लगा। जो लोग पिछले कुछ वीडियो में मुझको कांग्रेस का प्रवक्ता, कांग्रेस का एजेंट, भूपेश बघेल का दोस्त करार दे रहे हैं टिप्पणियों में, आज शायद उनको थोड़ा सा फर्क लगेगा इससे कि मैं भूपेश बघेल की पार्टी के लिए, सरकार के लिए कुछ असुविधा की बात कर रहा हूँ। और एक आखिरी में छोटी सी सलाह कि अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, बेल्ट बांध कर रखिए, चौपहिए पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी हादसे की नौबत में यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी बचाती हैं। फिर मिलते हैं।